तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमक्योर फार्मा के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को लेके कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि इस आईपीओ से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। सो क्या फिर इस आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर इससे लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म विजन को देखने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे पे क्या करना चाहिए इसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं एंड बात करते हैं हम सबसे पहले इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे, पर अगर आप लोग अभी तक इसका अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और किन किन को इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो दोस्तों वहीं अगर इसके लिस्टिंग डेट के बारे में बात करें तो इसका अलॉटमेंट आ चुका है और आज इसका शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एंड कल 10 बजे इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगा, यानी 10 जुलाई 10 बजे इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों आपको ये भी नहीं भूलना है कि 10 जुलाई को दो आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, एक एमक्योर फार्मा का और दूसरे बंसल वायर का। तो अगर आपको बंसल वायर का भी अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आप उसका भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और एक बार इस कंपनी के काम के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपको इस कंपनी के काम एंड इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। पर दोस्तों यहाँ तो हम इसके काम के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी अपने रिव्यू वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका फुल रिव्यू का वीडियो भी देख सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग अगर एक बार रिवीजन करें तो ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी ये कंपनी अपना मार्केट में काफी अच्छा खासा पकड़ बना के रखी है। एंड दोस्तों जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कई तरह की दवा बनाती है। बट दोस्तों इस कंपनी की एक खास बात ये है कि ये कंपनी गायनेकोलॉजी एंड HIV की दवा बनाने में मार्केट लीडर है, यानी जो भी गायनेकोलॉजी HIV एड्स से रिलेटेड दवा है उस दवा को बनाने में ये कंपनी मार्केट लीडर है। और वहीं मार्केट शेयर के हिसाब से ये भारत की चौथी सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इस कंपनी के काम के बारे में अच्छे से रिकॉल कर पाए होंगे। वहीं अपने वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। पर दोस्तों उससे पहले अगर हम एक बार इसके प्राइस बैंड पर नजर डालें तो इसका प्राइस बैंड 960 रुपए से लेके 1008 रुपए पर शेयर रखा गया था। तो फिलहाल इस प्राइस बैंड को देखते हुए हम लोग अगर इसके ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो अभी ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 30 से 35% के आसपास चल रहा है। तो अगर फिलहाल हम 35% के हिसाब से भी बात करें तो पर शेयर पे हमें 352 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। 14 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें मैक्स टू मैक्स 5000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर इसका जीएमपी कल तक 30 से 35% के आसपास बरकरार रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर 30 से 35% के जीएमपी को देखते हुए इसका हम अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो ये आईपीओ 1310 रुपए से लेकर 1360 रुपए के बीच में कहीं लिस्ट होते हुए हमें नजर आ सकता है। मतलब दोस्तों इसका लिस्टिंग तो काफी शानदार होने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि दोस्तों हमें किसी भी जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीएमपी एक अनुमानित प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। तो हमें इस 30 से 35% के जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका लिस्टिंग हमें 20% के जीएमपी पे भी देखने को मिल सकता है या फिर 40 से 45% के जीएमपी पे भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। इसीलिए लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। कि क्या जिनको इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, और क्या जिनको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं
या फिर नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले हम इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और इस कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है। ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। हाँ, पिछले 3 ईयर में इसका प्रॉफिट जरूर डिक्लाइन हुआ है, बट ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट में है। ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि 2020 से लेकर 2022 तक कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। क्योंकि 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 101 करोड़ का था, वहीं 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 703 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। यानी कंपनी का प्रॉफिट 2022 से 2024 तक डिक्लाइन हुआ है, बट 2020 से 2022 तक कंपनी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट की है। वहीं कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गायनेकोलॉजी एंड HIV एड्स। वहीं इस कंपनी का यूरोप और USA में काफी अच्छा खासा पकड़ है, क्योंकि अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो इस कंपनी का 50% से ज्यादा रेवेन्यू ये 2 कंट्री से आता है, जो दिखाता है कि US और यूरोप जैसे रेगुलेटेड मार्केट में ये कंपनी अपना काफी अच्छा खासा पकड़ बना के रखी हुई है। वहीं इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम भी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि इसके मैनेजमेंट टीम को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा नॉलेज है। एंड दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि इसका वैल्यूएशन ना तो हमें काफी सस्ता और ना ही काफी हमें महंगा मिल रहा है। यानी इंडस्ट्री वाइज भी और अपने पीर वाइज के मुकाबले भी ये कंपनी हमें काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। एंड वहीं ये कंपनी लगातार दूसरे कंपनी को एक्विजिशन भी करते हुए नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। क्योंकि अभी ही 2023 में ये कंपनी मंत्रा फार्मा को एक्विजिशन की है, जो एक कैनेडियन फार्मेसी कंपनी थी। उस कंपनी को इस कंपनी के सब्सिडरी ने कनाडा में ही उसका एक्विजिशन किया था। वहीं दोस्तों, अब अगर हम इसके रिस्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी ज़्यादातर जेनरिक दवाई पर निर्भर है। तो अगर जेनरिक दवा की बात करें तो एथिकल दवा के मुकाबले जेनरिक दवा काफ़ी कम प्रॉफिटेबल होता है, इसीलिए जेनरिक दवा में कंपनी को काफ़ी कम मुनाफा होता है। वहीं इसको बार बार रेगुलेटरी नियम को पालन करना होता है, जो कि सभी दवा बनाने वाली कंपनी के लिए एक रिस्क के रूप में देखा जाता है। वहीं दोस्तों, इस IPO का फ्रेश इशू 800 करोड़ के आसपास होने वाला है। एंड अभी इस कंपनी के पास लगभग 2000 करोड़ के आसपास डेट है। यानी इस IPO के बाद अगर कंपनी 800 करोड़ के आसपास अपना लोन चुकाएगी, उसके बाद भी इस कंपनी के ऊपर 1200 करोड़ के आसपास लोन रह जाएगा। तो इस बात पे भी हमें काफी ध्यान देना होगा। बट दोस्तों, अगर इसके स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी ओवरऑल सही है। बट क्या हमें इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए? तो दोस्तों, अगर इसका लिस्टिंग 20% के आसपास हमें देखने को मिलता है, तब जाके आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट अगर इसका लिस्टिंग 40% के ऊपर देखने को मिलता है, तब आपको इसमें फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इसका लिस्टिंग 40 से 50% के ऊपर होता है, तो इसमें हमें फ्यूचर में करेक्शन का चांस बनते हुए नजर आएगा। तो इसीलिए अगर इसका लिस्टिंग 40 से 45% के ऊपर होता है, तो इसमें फ्रेश एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। वहीं अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, वो क्या करे? वो इस IPO को होल्ड करे या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस IPO में केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि इस IPO में तो आपको केवल लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो आपको बिल्कुल इस IPO में जितना लिस्टिंग गेन मिल रहा है उतना आप इससे लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर सकते हैं। बट वहीं इसके स्ट्रेंथ और रिस्क को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस IPO का लॉन्ग टर्म व्यू भी काफी पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये एक दवा बनाने वाली कंपनी है जिसका मार्केट में काफी वेल रेपुटेशन है। एंड कुछ दवा बनाने में ये कंपनी मार्केट लीडर भी है। तो अगर आप चाहे तो अपना पूरा का पूरा पैसा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना है, तो आप इसमें अपना प्रॉफिट को भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी जितना भी आपका इस IPO में 5000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उस प्रॉफिट को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रिंसिपल कैपिटल में बिल्कुल रिस्क नहीं ले पाएंगे, और फ्यूचर में अगर इस शेयर में तेजी आएगा तो आपका ये 5000 10,000 भी बन सकता है। सो आप चाहे तो इसमें अपना प्रॉफिट को भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट लिस्टिंग डे के दिन कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको इस IPO के प्री मार्केट में डिमांड जरूर चेक करना चाहिए, और उस प्री मार्केट को डिमांड को देखते हुए अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए। बट अगर फिर भी आपको प्री मार्केट को एनालिसिस करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग हर IPO को प्री मार्केट में ही एनालिसिस करते हैं और उसके डिमांड को देखते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस IPO को हमें होल्ड करना चाहिए या फिर तुरंत सेल करके निकल जाना चाहिए। तो अगर आपको इस IPO के प्री मार्केट एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को होल्ड करने वाला है और कौन कौन लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।